जिस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव का ऐलान हुआ इलेक्शन कमीशन द्वारा, उसके बाद सभी पक्षों ने अपनी अपनी दावेदारी हर जगह थोपनी शुरू कर दी है। कहीं गठजोड़ की रणनीति चल रही है तो कहीं राजनीति में किसका ऊंट किस करवट बैठेगा इसकी जिज्ञासा। मगर देखना ये होगा कि जनता के बीच में कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जिसे जनता चुनती है और बहुमत से जिताती है और महानगर पालिका का परचम उसके हाथ में देती है। मैं इस समय मुंबई के एक ऐसे इलाके में हूं जिसका नाम डोंगरी है, जो कि कई जगहों पर कई तरीकों से चर्चित नामों में गिना जाता है और बड़ी ही घनी आबादी वाला इलाका है यहाँ पर। और जिस तरीके से मैं बात करूँ वार्ड नंबर 224 की, जहाँ पे इस समय मैं बैठा हूँ और एक पार्टी का कार्यालय है, वहाँ मैं बैठा हूँ और एक महिला जो प्रत्याशी है जो यहाँ से चुनाव लड़ने वाली है उनके साथ में मैं हूँ, जिनका नाम रुखसाना पारिक है। वो इस समय हमारे साथ में है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पेशे से वो एक शिक्षिका रह चुकी है और कई सारे बच्चों को उन्होंने शिक्षा दी है। अब देखना ये होगा कि चुनावी रणभूमि पर वो किस तरीके से जनता के बीच में खरी उतरेंगी और कौन से मुद्दे लेकर जनता के बीच जाएंगी। मैं ज्यादा जानकारी के लिए जाता हूं। रुखसाना जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। रुखसाना जी, आपने कब मन बनाया चुनाव लड़ने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक्चुअली 28 सालों से स्कूल में टीचर थी और मेरे शौहर जो है वो हर फील्ड में, सोशल फील्ड में शामिल रहे, हर काम में शामिल रहे। तो उनको देखती थी और उनके साथ में मैं हर सोशल कॉज में साथ में रही। लेकिन ये एक हमारी विडंबना कहिए या एक बैरियर कहिए कि हम खुलकर जो है वो काम नहीं कर सकते थे। मैं इस फील्ड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने अमीन के शाना बशाना हमेशा से काम किया है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ, बैक फुट पे रह के हमने बहुत सारे काम इनके साथ में किए हैं। फिर चाहे वो कोविड के डेज तो इतने ख़राब गए हैं। 66 डेज इन लोगों ने पीपीई के किट पहनकर राशन सबमिट मतलब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर प्लस उसके साथ में इन लोगों ने जो है खाना पहुंचाया दोनों टाइम का, सुबह और शाम में। सुबह 11 बजे जाते थे और शाम में 7 बजे जाते थे। तो ये सारी चीज़ें, जो सोशल वर्क जो है वो मेरे नस नस में भरा हुआ है। जब मैंने स्कूल में काम किया तभी वहाँ पर भी मैंने अपना 100% देने की पूरी कोशिश की। फिर बच्चों के कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे यूनिफॉर्म्स है, बुक्स है, यानी जो भी आप बोलेंगे स्कूल से रिलेटेड जो चीज़ें बच्चों को चाहिए थी। स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स होता था, उस वक्त वाइट शूज़ बच्चे ख़रीद नहीं पाते थे, इवन हमने वो भी उसकी भी सुविधा करके दी थी। तो मतलब ये है कि काम करने का जो तरीका है और काम जो कर रहे हैं वो शुरू से कर रहे हैं, आज नई बात नहीं है। लेकिन ये है कि इनके पीछे थे, पसे पुश थे। अब ये हो गया कि एक मौका मिला है, 224 जो है वो जनरल हो चुका है, तो हमको ऐसे लग रहा है कि लेडीज़ वार्ड हो चुका है। तो इसके लिए हमको ऐसे लग रहा है कि हमारे अंदर जो है एबिलिटी वो और ज़्यादा लोगों में आए और हम और लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छा काम कर सके। रुखसाना जी, अगर मैं जानना चाहूँ, आप एक महिला हैं, महिलाओं से जुड़ी हुई काफ़ी कुछ समस्याएं होती है, आप बेहतर जानती हैं मुझसे। मैं एक पुरुष होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते मैं देखता हूँ समाज में जिस तरीके से महिलाओं को जो है निचले दर्जे पर देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण के लिए आपने कुछ रणनीतियाँ बनाई हैं कि अगर आप चुन कर आती हैं तो किस तरीके की रणनीतियों पे आप काम करेगी? देखिए, ये है ना, बहुत जल्दी हो जाता है आपका जो सवाल है। ये मैं चाहती थी कि मैं बाद में इसके ऊपर जो है बात करूं, लोगों के सामने ये मुद्दा मैं बाद में लाना चाह रही थी। लेकिन अभी आपने पूछ ही लिया है तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये हमारा जो एरिया है वो कमर्शियल है। अब लोग यहाँ पे बाहर से आते हैं। बाहर से आने के बाद में वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कहीं भी पार्किंग करते हैं अपनी गाड़ी और बच्चे और बीवी को कहीं भी छोड़ते हैं और शॉपिंग करते हैं और फिर वो लेके चले जाते हैं सामान। यानी यहाँ पे क्या बोलना चाहिए उसको, एक वर्ड है उसका कि लोग जो है बहुत ज़्यादा तादाद में ख़रीदी करने आते हैं ना, और उसकी वजह से बच्चे भी होते हैं उनकी गोद में। तो मेरा ये मानना था, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था
एक वक्त में कि रास्ते पे खड़े रह के वो जो है औरत फीडिंग कर रही थी, तो वो अच्छा नहीं लगा मुझे। तो मुझे ऐसे लगा कि मैं औरतों के लिए एक फीडिंग सेंटर और एक शौचालय तो ज़रूर बनाना चाहूँगी सेपरेट, कि वो सिर्फ लेडीज़ के लिए रहे और वहाँ आराम से बैठ के जो है, जैसे हम लोग देखते हैं एयरपोर्ट्स पे बने हुए होते हैं कहीं, तो हम यहाँ अतराफ में अपने बनाना चाह रहे थे। और मैम आप शिक्षा से जुड़ी रही हैं, तो मुस्लिम परिवार में कई सारे, जैसे आपने कहा कि पैसे के चलते या तंगी के चलते बच्चों को सही एजुकेशन, सही शिक्षा जो है नहीं मिल पाती है, और जब वक्त गुजर जाता है तब समय इतना हो चुका होता है कि शिक्षा लेने पॉसिबल नहीं होता। तो शिक्षा के माध्यम से आप क्या कुछ करना चाहेंगी? शिक्षा के माध्यम से जो अतराफ के जो बीएमसी के स्कूल्स हैं मेरे, मैं उन स्कूलों को मतलब एक मॉडल स्कूल बनाना चाहती हूँ। आप सब उगलवा रहे हैं, जो जो मेरे मुद्दे थे वो सब आ रहे हैं, इसके बाद में मैं बस कर दूंगी। हाँ, मैं मॉडल स्कूल बनाना चाहती हूँ, एक ऐसा मॉडल के जिसमें बच्चे जो है उनको हर चीज़ फ्री हो, लेकिन वो उर्दू मीडियम स्कूल हो, क्योंकि बीएमसी के बहुत सारे स्कूल्स हैं जो ये चीज़ को नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। हाँ, बीएमसी भी देती है, लेकिन बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आ रहे, तो मुझे उर्दू को प्रमोट करना है। मीन्स मैं चाहती हूँ कि उर्दू मीडियम में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो तालीम हासिल करें। मैं खुद उर्दू मीडियम से थी और मैं टीचर बनी, तो ऐसे मेरे पास मेरे ग्रुप बने हुए हैं बच्चों के, जो 95 से लेके अभी तक के हैं। उसमें मुझे डॉक्टर्स मिले, इंजीनियर मिले, लॉयर्स मिले, आईटी में बच्चे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट है, इन्हें टीचर्स है, टीचर्स तो बहुत मिले। आज ही मैं एक स्कूल में गई थी, वहाँ पे मेरे बच्चे जो है वो टीचिंग कर रहे थे। मुझे बहुत प्राउड महसूस होता है जब मैं उन लोगों के बीच में जाती हूँ। जब मैं घरों में भी चढ़ती हूँ, बिल्डिंगों में भी जाती हूँ, मैं अपने बच्चों को जब सामने देखती हूँ तो मुझे एकदम जैसे बोलते हैं ना, बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि इन लोग ने ज़िंदगी में कुछ किए हैं, ऐसा लगता है। और हम भी सफल रहे उस चीज़ में, जो उनको हम देना चाहते थे वो उन्होंने पाया है हमसे। रुखसाना जी, मैं एक सवाल और करना चाहूँगा हेल्थ से जुड़ा हुआ। हेल्थ से जुड़ा हुआ मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि पॉल्यूशन है, गंदगी है, नालों की ठीक ठाक सफाई नहीं होती है, गंदगी होती है, और ये घनी आबादी वाला इलाका है और बड़े पैमाने पर यहाँ पे जुड़ी हुई बिल्डिंगें हैं, एक से जुड़कर एक बिल्डिंग है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सफाई का भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, इशू रहा है। तो उसको लेकर के आपने क्या रोड मैप बना रखे हैं, आपने क्या प्लान बना रखे हैं कि किस तरीके से आप उसके लिए काम करेंगी? मेगा सिटी, मेट्रो सिटी, स्मार्ट सिटीज, ये डेवलपमेंट का एक स्ट्रक्चर है। शहरों की अहमियत बढ़ती जा रही है, जिंदगी में जो लोग बाहर गांव के हैं वो शहरों का रुख कर रहे हैं, और आते किस लिए हैं? अच्छा रोजगार पाने के लिए। बहुत सारे लोग हैं। ये यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 2030 तक भारत में 7 मेगा सिटी होंगी, और उसमें शहर की आबादी तकरीबन 1 करोड़ होने जा रही है, बल्कि उससे भी ज्यादा हो जाएगी। हाँ, और किधर क्या हो रहा है हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारा सिविक सेंस है ना, मर चुका है। हम अपनी गंदगी उठा के बाहर फेंकते हैं, हमको इससे मतलब नहीं होता है कि वो गंदगी कहाँ जा रही है और किस। हालांकि ऐसा नहीं है कि झाड़ू 2 बार लगती है, बीएमसी अपना काम कर रही है, सुबह भी लगाती है, शाम में भी लगाती है, लेकिन सुबह का कचरा उठाने तलक के उनके पास एक और नया ढेर लग जाता है। अब जाहिर बात है, वो निकालने करने में उतना टाइम तो उनको भी चाहिए ना, 2-2 शिफ्ट में काम होते हैं। तो अभी हमने ऐसे ही सोचा है कि हम अवेयर करेंगे लोगों का, सिविक सेंस जो है वो बढ़ाएंगे कि आप लोग अपने कचरे को एक तरीके से अगर स्टोर करके फेंकते हैं तो ज़्यादा बेटर है, गीला कचरा, सूखा कचरा। तो उससे क्या होगा, ले जाने वाले को भी सहूलत होगी, और जो काम कर रहे हैं उनको भी बेचारों को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो गीले कचरे के अंदर सूखे कचरा मिक्स होता है, फिर वो लोग बेचारे अलग करते हैं, उसको अपने हाथों से करते हैं, बेशक ग्लव्स पहन के, बट हाथों से। उसमें पैम्पर्स वगैरह भी होते हैं, बच्चों के हगीज, ये सारी चीज़ें भी उसमें शामिल होती हैं। तो हम चाहते हैं कि उसको भी हम सेग्रीगेट कर दें। तो तीसरा एक वो डिब्बा है जिसमें वो गंदे कपड़े जो है, जो गंदी चीज़ें हैं वो उसमें रहे, टॉयलेटरी मतलब। मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। डोंगरी इलाका जो है ट्रैफिक के लिए बड़ा जाना जाता है,
कि यहाँ पे इमरजेंसी हो या कुछ हादसा हो जाए तो रास्तों की बड़ी दिक्कत है, क्योंकि रास्ते छोटे हैं और गाड़ियाँ पार्क जिस तरीके से आपने कहा बेतुके तरीके से गाड़ियाँ कोई भी कहीं भी किसी भी जगह पे खड़ी करके चला जाता है। तो और दूसरी चीज़ें जैसे इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, कभी कहीं आग लग जाए या कोई सीरियस पेशेंट को एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल तक पहुँचाना रहे तो उसमें काफ़ी समय लग जाता है रेस्क्यू में। तो मैम उसको लेकर के आपने क्या रणनीतियाँ बनाई है कि यहाँ की क्योंकि इन सारी चीज़ों का सामना जो है सामान्य जनता जो लोकल यहाँ के रहने वाले हैं वो ज़्यादा करते हैं, जो बाहर से आने वाले लोग हैं घंटे 2 घंटे में वो अपने घर की तरफ निकल जाते हैं, मगर जो यहाँ की जनता है वो डेली रूटीन में ये सफ़र कर रही है। तो उसके लिए आपने क्या प्लान किया है मैम? यहाँ पे मोनोरेल आ सकती है जी हाँ, जैसे कि मेट्रो रेल कहाँ तक आई है, बाइकला और भिंडी बाजार तक। तो यहाँ का ट्रैफिक जो है वो उसको थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा डिज़ाइन में चेंज करना पड़ेगा अपने को, और ये हो सकता है, ये कर सकते हैं जी। मतलब तो उससे क्या होगा कि हैवी व्हीकल्स जो है वो उस रास्ते से चले जाएंगे, बाइकर्स भी उधर से चले जाएंगे, तो ये रास्ते जो है हमारे लिए थोड़े से खुले हो जाएंगे। मैम एक और आखिरी सवाल, आप जनता से क्या अपील करना चाहोगी, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। मैं जनता से ये अपील करना चाहूंगी कि मैम नेता तो देखिए आप आज चुनाव लड़ रही हैं, आपसे पहले कोई और लड़ चुका है, उससे पहले कोई और लड़ चुका है। जनता ने लोगों ने मत दिया, वो जीत कर सत्ता में गए, उसके बाद में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया जनता बेहतर जानती है। तो उनके मुकाबले आप क्या बेहतर करेगी, ये मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। मैंने अभी जो आपने सारे सवालात किए हैं मुझे, वो सारे मेरे मुद्दे ही थे जो मैंने आपसे वेरी फर्स्ट डिस्कस कर दिए। मुझको पता नहीं था मैम। हाँ, आपको पता नहीं था, लेकिन मैंने पूरे अपने जितने भी थे सारे मुद्दे रख दिए, फिर भी मैंने 2-5 रख लिए अपने लिए। हाँ, और दूसरी बात ये आप ये पूछ रहे हैं मुझे कि 224 से आए लोग अभी 4 साल से ना यहाँ पर वो नहीं है, नगर सेवक नहीं, तो उसकी वजह से बहुत हौच-पौच है। यानी बीएमसी ने अपने मन मुताबिक काम किए हैं सारे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा एक बोलते हैं ना गैप आ गया है चीज़ों में। यानी मतलब कुछ चीज़ें हुई, कुछ चीज़ें नहीं हुई। हालांकि हमारे एरिया के अमीन पटेल सर एमएलए और ये अमीन पारेख, इन लोगों ने बहुत सारे मसाइल सॉल्व किए हैं बहुत से लोगों के, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक जो गैप रहता है वो हो गया है बीच में, तो इंशाल्लाह वो पूरा हो जाएगा हमारी वजह से। और आपने क्या सवाल किया मुझसे कि आपसे पहले भी कई सारे लोग यहाँ से जीत कर गए हैं, हाँ। तो आप क्या नया देने वाली? तो मैं यही सारी जो चीज़ें आपसे डिस्कस की हूँ यही नई चीज़ें होंगी और इंशाल्लाह उससे भी बेहतर होंगी। मेरे पास बहुत सारे प्लान्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं करने वाली हूँ, जो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगी। आपके बोलने पे मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज कर दी। थैंक यू। आपने सुना, ये थी रुखसाना जी जिन्होंने सरल शब्दों में एकदम साफ तरीके से जो है मैं पत्रकार हूँ, मेरा काम है ज़मीनी मुद्दों को उठाना और जो प्रत्याशी है उनसे सवाल करना। तो मैंने सवाल किया, मुझे पता नहीं उनके क्या क्या मुद्दे हैं और भी उसका जवाब उन्होंने बड़ी सरलता से दी। और जिस तरीके से महिला हैं और शिक्षिका हैं, एक स्कूल में अध्यापिका के तौर पर काम करती थी, कई सालों उन्होंने अध्यापिका के तौर पे काम किया, उनके पढ़ाए हुए बच्चे आज जो है बड़े पोजीशन पे बैठे हैं। मैं उम्मीद करूंगा इनसे कि यहाँ पे जो स्थानीय समस्याएं हैं और शिक्षा से जुड़ी हुई या गंदगी से जुड़ी हुई, अगर ये जीत के आती हैं, जिस तरीके से इन्होंने वादे किए हैं वो वादे पर ये खरा उतरे और जिस तरीके से कई बच्चों का इन्होंने शिक्षा देकर फ्यूचर बनाया है, उसी तरीके से आने वाले समय में डोंगरी का चेहरा, नक्शा और मोहरा अलग नजर आए। कैमरामैन रुबियान के साथ शैक्षिक की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।